नमस्कार। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। हमारा सेकेंड पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस में जो पहला पार्ट है मनी एंड बैंकिंग का, उसमें मुद्रा में परिवर्तन से किस तरह से अर्थव्यवस्था में स्थिति आती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं वो चार उनके रूप हैं। पहला मुद्रास्फीति, दूसरा मुद्रा अस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, तीसरा मुद्रा संस्फीति और चौथा मुद्रा अस्फीति। मुद्रा स्फीति क्या है, जिसे मुद्रा प्रसार भी हम लोग कहते हैं। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। यानी मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति क्या है? वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता है। मुद्रा की खुद की वैल्यू गिरती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। यानी जब वस्तुओं की जो उपलब्ध मात्रा है उसकी तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और इसका कारण ये होता है, इसका परिणाम ये होता है कि मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ये है मुद्रा स्फीति। अब मुद्रा स्फीति का प्रभाव क्या होता है? मुद्रा स्फीति का जो प्रभाव है वो उत्पादक वर्ग जैसे कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। मुद्रा स्फीति का जो प्रभाव है वो उत्पादक वर्ग पर अच्छा पड़ता है। कृषक, उद्योगपति या जो व्यापारी हैं उन्हें कीमतें बढ़ने से लाभ अधिक होता है, जिससे कि उनके फेवर में मुद्रास्फीति होता है। दूसरा मुद्रास्फीति का प्रभाव ये है कि ऋणी को लाभ, जो ऋणी है उसको मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त होता है और जो ऋणदाता है उसको हानि प्राप्त होती है। यानी जो मुद्रास्फीति है वो ऋणी के लिए लाभदायक स्थिति है और जो ऋणदाता है उसके लिए हानिकारक स्थिति है। मुद्रास्फीति का जो तीसरा प्रभाव है वो है निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से वो व्यक्ति जिन्हें निश्चित आय प्राप्त होती है उसे हानि होती है और जो परिवर्तित आय वाला वर्ग है, जिसकी आय निश्चित नहीं है, परिवर्तित होती रहती है, उस वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। चौथा और जो महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति का प्रभाव है वो ये है कि मुद्रास्फीति के कारण से समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं। धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है।
यानी मुद्रास्फीति का जो एक कमी है या दोष है वो ये है कि मुद्रास्फीति से समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, धनी वर्ग और धनी और गरीब वर्ग और गरीब होता जाता है। मुद्रास्फीति का जो अगला प्रभाव है वो है व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है। वस्तुओं के दाम बढ़ने से जो व्यापार संतुलन है देश का वो विपक्ष में या प्रतिकूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी के कारण से जो व्यापार संतुलन है वो देश का प्रतिकूल हो जाता है। तो ये मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? जो मुद्रास्फीति है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? तो जो ए है वो है राजकोषीय उपाय। नंबर फर्स्ट राजकोषीय उपाय और नंबर दूसरा मौद्रिक उपाय। तो राजकोषीय उपाय में जो पहला है वो है संतुलित बजट बनाना, यानी कि जो मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए जो राजकोषीय उपाय है उसमें पहला ये है कि जो बजट बनाया जाए वो संतुलित बनाया जाए, फायदे का बनाया जाए बजट। घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, जबकि संतुलित बजट, संतुलन का बजट बनाना चाहिए, जिससे कि जो पैसा है वो वापस लोगों के पास न जाए और वो सरकार के पास रहे। यानी सरकार के जो व्यय हैं वो कम हो और सरकार की आय ज़्यादा हो, सरकार के पास लोगों का पैसा वापस जाए, जिससे कि मुद्रास्फीति दूर होगी। दूसरा जो राजकोषीय उपाय है वो है सार्वजनिक व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। यानी जब गवर्नमेंट को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है, जरूरी है सार्वजनिक व्यय करना, लेकिन वो सार्वजनिक व्यय जो अनुत्पादक हैं, जो उत्पादन को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते हैं, ऐसे व्यय पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। ये राजकोषीय उपाय का दूसरा उपाय है। तीसरा है प्रगतिशील करारोपण। प्रगतिशील करारोपण वो कर प्रणाली है जिसमें जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती चली जाती है तो कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। तो कर प्रणाली इस तरह की होनी चाहिए कि जिसकी जितनी अधिक आय है, कर की दर भी उस व्यक्ति के लिए उतनी ही अधिक होनी चाहिए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत तीसरा उपाय है वो है प्रगतिशील करारोपण की प्रणाली के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए। चौथा है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय ये भी है कि सार्वजनिक ऋण को प्रोत्साहन देना चाहिए और गवर्नमेंट को सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे जो लोगों के पास पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आएगा, जिससे कि वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी। बचत को प्रोत्साहित करना अगला जो उपाय है राजकोषीय नीति में। पांचवा उपाय वो है बचत को प्रोत्साहित करना, यानी कि लोगों में बचत करने को प्रोत्साहन देना चाहिए, ब्याज दर को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि लोग बचत करने के लिए प्रेरित हों। अगला है उत्पादन में वृद्धि करना। गवर्नमेंट को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये करना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। अधिक उत्पादन होगा तो पूर्ति अधिक होने से वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी।
तो इस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो राजकोषीय उपाय हैं वो 6 उपाय हैं। पहला, संतुलित बजट बनाना। दूसरा, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। तीसरा, प्रगतिशील करारोपण। चौथा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। पांचवा, बचत को प्रोत्साहित करना। और छठा, उत्पादन में वृद्धि करना। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय, इसमें पहला है मुद्रा निर्गमन के नियमों का कठोर बनाना। जो मुद्रा निर्गमन के नियम हैं उनको कठोर बनाना चाहिए, जिससे कि नई मुद्रा का निर्गमन न हो सके। और नई मुद्रा का निर्गमन न होने से, पूर्ति न बढ़ने से जो वस्तुओं की कीमतें हैं उन पर नियंत्रण लगेगा और मुद्रास्फीति कम होगी। दूसरा है मौद्रिक उपाय में मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। जो मुद्रा की मात्रा है उसको कम करना चाहिए, संकुचित करना चाहिए। जो देश का केंद्रीय बैंक है वो इस प्रकार के उपाय करे जिससे कि मुद्रा की मात्रा देश में कम रहे। अगला तीसरा है कठोर साख नीति बनाना। जो ऋण पॉलिसी है, साख नीति है, वो कठोर होनी चाहिए कि आसानी से साख लोगों को न प्राप्त हो सके। इस तरह से साख नीति मुद्रास्फीति के समय में बनाई जानी चाहिए। तो मौद्रिक जो उपाय हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के वो 3 हैं। मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना और कठोर साख नीति अपनाना। अब है मुद्रा संकुचन अथवा अविस्फीति। मुद्रा संकुचन या अविस्फीति क्या? ये मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था है। मुद्रा स्फीति में वस्तुओं के दाम बढ़ते थे और मुद्रा की खुद की वैल्यू गिरती थी, जबकि मुद्रा संकुचन में वस्तुओं के दाम गिरते हैं और मुद्रा की खुद की वैल्यू बढ़ जाती है। प्रोफेसर पीगू का कहना है कि मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों के 2 प्रमुख कारण हैं। यानी मुद्रा संकुचन के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोफेसर पीगू कहते हैं, पहला, उत्पादन में वृद्धि की मात्रा से अधिक होती है और दूसरा, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। यानी जो उत्पादन हो रहा है वो मुद्रा की मात्रा से अधिक है, यानी पूर्ति अधिक है। जो उत्पादन है वो ज़्यादा है, किससे? मुद्रा की पूर्ति से, और इससे मूल्यों में गिरावट आती रहती है, लगातार कीमतें गिरती रहती हैं। अब ये तो हुआ मुद्रा संकुचन, यानी जिसमें वस्तुओं के दाम गिरते हैं और मुद्रा की खुद की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी जो उत्पादन है उसकी मात्रा मुद्रा की मात्रा से अधिक है। मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय कौन कौन से? मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय हैं तो पहला है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में जो पहला उपाय है वो है मुद्रा का आर्थिक निर्गमन। यानी मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए ये है कि मुद्रा की मात्रा कम है तो मुद्रा की मात्रा को हम बढ़ाएं। तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की सहायता से सरकार ये प्रयास करती है कि मुद्रा का निर्गमन अधिक से अधिक हो, जिससे कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा पहुँचे, और जब मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो फिर वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। साख मुद्रा का विस्तार। मुद्रा संकुचन को रोकने का जो दूसरा उपाय है वो ये है मौद्रिक उपाय कि साख मुद्रा का प्रसार किया जाए। ऋण की जो नीतियां हैं वो सरल बनाई जाए जिससे कि साख का विस्तार किया जा सके। अब मुद्रा संकुचन को रोकने के राजकोषीय उपाय कौन कौन से? अभी हमने मौद्रिक उपाय 2 जाना, पहला मुद्रा का अधिक निर्गमन और दूसरा साख मुद्रा का विस्तार। अब मुद्रा संकुचन को रोकने के राजकोषीय उपाय, पहला
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, अधिक से अधिक सरकार को खर्च करना चाहिए, जिससे मुद्रा संकुचन दूर होगा। दूसरा है करारोपण में कमी। सरकार को मुद्रा संकुचन रोकने के लिए ये उपाय अपनाया जाना चाहिए कि जो करों की मात्रा है उसको घटाया जाए, कर की दर को घटाया जाए, जिससे कि लोगों के पास जो पैसा है वो बचे और वो खर्च करें, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। तो जो दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय के अंतर्गत, वो है करारोपण में कमी करनी चाहिए। तीसरा है ऋणों का भुगतान। सरकार ने जो सार्वजनिक ऋण लिया है उससे अब सरकार को भुगतान करना चाहिए, जिससे कि सरकार के पास से लोगों के पास मुद्रा की मात्रा आए और वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। तो जो राजकोषीय उपाय में से तीसरा उपाय है वो है ऋणों का भुगतान। अगला है राजकोषीय उपाय में आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि। सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए एवं जो विभिन्न अनुदान हैं उनकी मात्रा में भी वृद्धि करनी चाहिए, यानी आर्थिक सब्सिडी और जो आर्थिक अनुदान हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये राजकोषीय उपाय के अंतर्गत चौथा उपाय है जो मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करता है। अन्य उपाय में निरंतर निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी, यानी कि चूंकि हमारे देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति में पूर्ति बढ़ गई है, इसलिए निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए और आयात में कमी होनी चाहिए, जिससे कि मुद्रा संकुचन में नियंत्रण होगा। पूर्ति पर नियंत्रण, यानी पूर्ति में भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। मुद्रा अस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करती है और बेरोजगारी को बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। तो जो मुद्रा संकुचन है वो कैसी स्थिति है? ये आर्थिक क्रियाओं को समाप्त कर देती है, बेरोजगारी को बढ़ाती है, जिससे जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के एक भंवर में फंस जाती है। अब मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्फीति लगभग एक सी स्थिति है। मुद्रा संस्फीति क्या है? वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ते हैं, लेकिन मुद्रा संस्फीति में वस्तुओं के दाम जानबूझकर बढ़वाए जाते हैं। वो संस्फीति यानी मुद्रा संकुचन की अवस्था को समाप्त करने के लिए जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है तो वो मुद्रा संस्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप से बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। अब मुद्रा अपस्फीति यानी कि जो मुद्रा संकुचन है वही स्थिति मुद्रा अपस्फीति में है। यानी कि मुद्रा संकुचन में अपने आप वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं, लेकिन मुद्रा अपस्फीति में जानबूझकर वस्तुओं की कीमतें कम की जाती हैं। जब देश में मुद्रास्फीति होती है
तो मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए इस प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं जिससे कि वस्तुओं की कीमतें गिरें। तो ये मुद्रा अपस्फीति है, यानी जानबूझ करके इस तरह से नीतियां बनाना जिससे कि वस्तुओं के दाम नीचे गिरें। तो मुद्रा संकुचन और मुद्रा अपस्फीति लगभग एक सी प्रकृति की होती हैं, लेकिन मुद्रा संकुचन में अपने आप कीमतें गिरती हैं, जबकि मुद्रा अपस्फीति में जानबूझकर के कीमतें कम की जाती हैं। मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। दूसरा क्या अंतर है? मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। यानी मुद्रास्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, यानी नियोजित रूप से और एक निर्धारित नीति के अनुसार मुद्रास्फीति की जाती है, यानी वस्तुओं के दाम नीचे गिराए जाते हैं, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। चौथा जो अंतर है, मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होता है, यानी मुद्रा अपस्फीति देश में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, जिसको कम करने के लिए मुद्रास्फीति का सहारा लिया जाता है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। चौथा जो अंतर है वो है मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक हैं तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है, यानी मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों में ही वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है, लेकिन अंतर ये है कि एक जानबूझ करके किया जाता है और एक अपने आप वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। तो इस तरह से आज हमने मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति के बारे में जाना। तो आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।